हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं प्रकाश चंद्र ढवास, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पोस्टेड एट एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ उसका नाम है एल्डोल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो न सिर्फ बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि एमएससी के स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, ख़ासतौर से CSIR, नेट और गेट जैसी परीक्षाओं में अपीयर होने जा रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यह एक बहुत इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि इस रिएक्शन की मैकेनिज़्म समझकर हम पर्किन रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन जैसे अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों को भी बड़े सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बात करते हैं एल्डोल अभिक्रिया की। कार्बोनिल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें CO एक क्रियात्मक समूह के रूप में प्रेजेंट होता है। CO कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप युक्त कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। ये दो सब कैटेगरीज में बांटे गए हैं। जिनमें CHO क्रियात्मक समूह होता है उनको एल्डिहाइड, और जिनमें COC क्रियात्मक समूह होता है उनको कीटोन्स कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमें पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड्स को IUPAC में एल्केनेल बोलते हैं और कीटोन्स को IUPAC में एल्केनोन बोलते हैं। ये कि एल्डिहाइड और कीटोन की मेन करैक्टरिस्टिक्स जो रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं। इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी हम एल्डोल रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एल्डोल अभिक्रिया वे कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं जिनमें एक अथवा अधिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स अथवा कीटोन्स डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्रोडक्ट देते हैं। उस रिएक्शन को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वे कार्बोनिल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स बेस की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स अगर प्रोडक्ट के रूप में देते हैं तो वह अभिक्रिया एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट होता है उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दो क्रियात्मक समूह प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इस प्रोडक्ट को एल्डिहाइड से एल्ड प्लस OH से ओल एल्डोल प्रोडक्ट देने के कारण इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जो वेरी फर्स्ट स्टेप होती है इसकी, उसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड बेस से रिएक्ट करके, ये भी हमें पता होना चाहिए कि बेस आर दोज एंटिटीज विच एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशीज को हम बेस कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इस एडजेसेंट अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करता है।
इस वजह से अल्फा कार्बन और उसके पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का बॉन्ड कंपेरेटिवली वीक हो जाता है। अब बेस की प्रेजेंस में ये H+ और ये OH- H2O मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलने के कारण हमें CH2 CH और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे रहने के कारण से ये एक कार्ब एनाइन स्पीशीज प्राप्त होती है। यह स्पीशीज जो कार्ब एनाइन के रूप में हमें प्राप्त हुई वो रेजोनेंस के कारण से पर्याप्त स्थायी होती है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम यूँ शो कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ माइनस आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होते ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के द्वारा यहाँ पे इसके साथ शेयर किए जाएंगे और ये कार्बोनाइन इस फॉर्म में हमें रेजोनेंस के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो इस स्पीशीज को जो डीप्रोटोनेशन के कारण से फर्स्ट स्टेप में प्राप्त हुई उसको हम इनोलेट आयन के रूप में स्पेसिफाई करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि पहली स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल के वजह से कार्ब एनाइन स्पीशीज प्राप्त हुई जो इनोलेट के रूप में रेजोनेंस शो करके पर्याप्त स्थायित्व शो करती है। तो फर्स्ट स्टेप का नाम हम दे सकते हैं इनोलेट फॉर्मेशन। एल्डोल अभिक्रिया जो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है उसके फर्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन के कारण से इनोलेट आयन बनता है। सेकंड स्टेप में जो इनोलेट आयन बना वो कार्बेनाइन के रूप में, यहाँ जो कार्बोनिल कंपाउंड का सेकंड मॉलिक्यूल है उसके पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन पर अटैक करेगा। इसको सेकंड स्टेप को हम नाम दे सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट आयन। इसको इक्वेशन के रूप में डियर फ्रेंड्स हम यूँ लिख सकते हैं CH3CO और ये जो CH कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और जिस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस कार्बन पर फर्स्ट स्टेप में बना हुआ इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। इसीलिए हमने सेकंड स्टेप को न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट आयन नाम दिया है। इसको इक्वेशन के रूप में हम यूँ शो कर सकते हैं CH3CH और जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए वैसे ही इसने अटैक किया इनोलेट आयन ने CH2CH। एल्डोल अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप में बना हुआ इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल या कार्बेनाइन के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है और जिससे ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस प्रोडक्ट पर जो फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन विड्रॉवल हुआ था वो प्रोटॉन लास्ट और थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन पर अटैक करके फाइनल एल्डोल प्रोडक्ट देगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसको हम इक्वेशन को हम यूँ शो कर सकते हैं CH3 इस थर्ड और लास्ट स्टेप को हम नाम देंगे प्रोटोनेशन। CH3CO CH
CH2CHO और प्लस जो H2O फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट के रूप में निकला था, बाई प्रोडक्ट के रूप में निकला था, उसका से H प्लस आयन इस प्रोडक्ट पर जोड़कर प्रोटोनेशन द्वारा OH CH2CHO ये फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसमें CHO कार्बोनिल कार्बन के जस्ट पड़ोसी अल्फा और उसके जस्ट आगे बीटा कार्बन पर OH प्रेजेंट होने की वजह से इस प्रोडक्ट को हम नाम दे सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ऑल और एल्डिहाइड दो क्रियात्मक समूह होने की वजह से एल्डिहाइड का एल्ड और OH का ऑल एल्कोहलिक ग्रुप का ऑल दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको नाम देते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया हमने 3 स्टेप्स में इसके मैकेनिज्म जानने की कोशिश की, जिसके फर्स्ट स्टेप में कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो इनोलेट बन जाता है। लास्ट स्टेप में वो प्रोटॉन जो डीप्रोटोनेशन फर्स्ट स्टेप में होता है वो वापस से जुड़ता है और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कार्बोनिल कंपाउंड लिए वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट नेचर के भी हो सकते हैं। अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग लेते हैं तो इस एल्डोल रिएक्शन को हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कह देते हैं। एक और बात, कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन आता है कि एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, लेट मी क्लियरफाई दैट इस रिएक्शन में जो लास्ट में प्रोटोनेशन के बाद में जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसमें बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, उसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उस प्रोडक्ट को एक स्टेप आगे ले जाकर हम दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हीट देंगे तो इस कार्बन का OH और इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन का H वापस से डिहाइड्रेशन अगर हम करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अगर ये इस एल्डोल रिएक्शन को इस स्टेप तक डिहाइड्रेशन के बाद में इस स्टेप तक हम आगे ले जाते हैं तो इसी रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोल देते हैं। कंडेंसेशन मतलब संघनन का मतलब रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्राप्त है उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4। तो ब्यूट 2 इन और 1 एल या 2 ब्यूटीनेल। यहाँ जो एल्डोल प्रोडक्ट प्राप्त है उसका आईपीएसी नाम डियर स्टूडेंट्स हम क्या देंगे, 1 2 3 4। तो ये लॉन्ग चेन